नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दौलत खान इंस्टीट्यूट आप सभी के सामने एक नए डायनेमिक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रस्तुत करने के लिए जा रहा है, जिसका मेन ऑब्जेक्ट जो है वो सिविल सेवा परीक्षाओं को प्री और मेंस दोनों दृष्टिकोण से बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करना है। दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस के आने के बाद डिजिटल क्लासेस के माध्यम से हम आपके पास मैटर को और डायनेमिक तरीके से पहुंचा सकते हैं। इसी कड़ी में आज मैंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक क्लास को आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सबसे पहला टॉपिक, जिसका हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति कहते हैं, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। इस क्रम में सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वहां पर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को बहुत सारे ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जिनका बेसिक बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और उनके सामने सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि विदेश नीति किसे कहते हैं। तो इस क्रम में दोस्तों ध्यान रखना, एक देश द्वारा, एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र या संगठन के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए जो रणनीति अपनाई जाती है, जो नीति अपनाई जाती है, उसे विदेश नीति कहा जाता है। अर्थात विदेश नीति किसी भी राष्ट्र की वह नीति है जो उसके राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति हेतु उनकी पूर्ति एवं रक्षा साधनों की आपूर्ति करती है, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दिशा को निर्धारित करती है। विदेश नीति जो है एक देश दूसरे देश के साथ भी अपना सकता है, साथ ही साथ एक देश दूसरे संगठन के साथ, जैसे आसियान, ब्रिक्स, यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, विश्व बैंक, आईएमएफ के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए जो रणनीति अपनाई जाती है, उसी को हम विदेश नीति कहते हैं। इस क्रम में सबसे पहला पॉइंट आपके सामने दोस्तों जो होगा वो होगा कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखना, एकदम कीवर्ड्स में नंबर 1, विदेश नीति का पहला ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा वो होगा राष्ट्रीय हितों की आपूर्ति करना, विश्वव्यापी समस्याओं के प्रति बेहतर दृष्टिकोण व्यक्त करना, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा मध्यस्थता एवं बातचीत के माध्यम से करना। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखना, भारत साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नस्लवाद का भी अपनी विदेश नीति के माध्यम से विरोध करता है। वैश्विक संकटों का हल बातचीत के माध्यम से निकाला जाएगा, यह भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्या 21वीं शताब्दी के इस बदलते परिवेश में हमारी विदेश नीति बदल रही है? तो दोस्तों आप लोग यहां पर ध्यान रखना, कभी भी अपने उत्तर की शुरुआत आप इस रूप में मत करना कि भारत की विदेश नीति बदल रही है, बल्कि आप ये लिखोगे कि हमारी विदेश नीति के 21वीं शताब्दी की इस बदलते परिवेश में भी हमारी विदेश नीति के आधार स्तंभ तो वही है जो 1950 में अपनाए गए थे, जैसे गुटनिरपेक्षता, अहस्तक्षेप की नीति, पंचशील का सिद्धांत, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध, गांधीवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक एवं गणराज्य की स्थापना जैसे बेसिक पिलर तो आज भी हमारे वही हैं। लेकिन इस बदलते परिवेश में भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की इस दौर में भारतीय विदेश नीति में निश्चित रूप से कुछ नए आयाम देखे जा सकते हैं। इस क्लास के माध्यम से मैं उन छोटे छोटे आयाम पर भी दोस्तों आपके साथ चर्चा करने का प्रयास करूंगा। जैसे सबसे पहले आपसे यह पूछे कि ट्रेड वन डिप्लोमेसी से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक देश दूसरे देश के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए सरकारी स्तर पर जो प्रयास किए जाते हैं उसे ट्रेड वन डिप्लोमेसी कहा जाता है। साथ ही साथ आपसे पूछे कि ट्रेड टू डिप्लोमेसी क्या होता है, जब एक देश दूसरे देश के साथ बेहतर संबंधों को स्थापित करने के लिए, बेस्ट रिलेशन को स्टैब्लिश करने के लिए जनता को जनता के साथ जोड़ने का प्रयास करता है, तो इस नीति को ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों आजकल एक नया शब्द और चल रहा है,
और वो नया शब्द है ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या है। इसका मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जब एक देश दूसरे देश के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ साथ जनता को जनता के साथ जोड़ने के प्रयास भी साथ में किए जाएं, तो इसे ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है। जैसे भारतीय प्रधानमंत्री चीन की यात्रा कर रहे हैं, साथ ही साथ भारत एवं चीन की जनता को भी आपस में जोड़ने के लिए भारत में चीनी महोत्सव एवं चीन में भारतीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो इसे हम ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट से दोस्तों ध्यान रखना, सबसे अधिक क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो बेसिकली पूछे गए हैं ट्रैक 2 डिप्लोमेसी से। सबसे अधिक क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं ट्रैक 2 डिप्लोमेसी से। अब ट्रैक आपको कैसे ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के एग्जांपल्स क्या है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे मेडिकल डिप्लोमेसी, चिकित्सा कूटनीति। मेडिकल डिप्लोमेसी से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, जब एक देश दूसरे देश के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए दूसरे देश के नागरिकों को अपने यहां पर बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज प्रदान करता है, तो इस प्रकार की डिप्लोमेसी को मेडिकल डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, खेल कूटनीति। जब दो देशों के मध्य खेलों के माध्यम से बेहतर संबंधों को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, तो इसे खेल कूटनीति के नाम से जानते हैं। जैसे आपको पता होगा, भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए लगातार खेलों के माध्यम से बेहतर संबंध स्थापित किए जा रहे हैं। जैसे आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जगह देना। साथ ही साथ दोस्तों एक शब्द और आता है, और वो शब्द है कल्चरल डिप्लोमेसी, सांस्कृतिक कूटनीति। जब एक देश दूसरे देश के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आदान प्रदान को वरीयता प्रदान करता है, तो इस प्रकार की डिप्लोमेसी को हम कल्चरल डिप्लोमेसी के नाम से जानते हैं। जैसे आप देख सकते हो, भारत और पाकिस्तान के मध्य बेहतर संबंधों को स्थापित करने के लिए बजरंगी भाईजान जो मूवी तैयार की गई दोस्तों, वो बेसिकली ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में कल्चरल डिप्लोमेसी का पार्ट माना जा सकता है। साथ ही साथ 21वीं शताब्दी के इस बदलते परिवेश में बहुत सारी नई पॉलिसी भी अपनाई गई है। इसमें से कुछ पॉलिसी आपको पता होगा 1990 के दशक में स्वीकार की गई, जिसमें से एक थी लुक ईस्ट पॉलिसी। आप कहोगे लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, पूरब की ओर देखो की रणनीति क्या है, तो आप यहां पर ध्यान रखना, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए जो रणनीति अपनाई, उस रणनीति को लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि आज भारत एवं आसियान के साथ बेहतर संबंध स्थापित हो रहे हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि लुक वेस्ट पॉलिसी से आप क्या समझते हैं, पश्चिम की ओर देखो नीति से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, भारत ने पश्चिमी एशियाई देश, विशेष रूप से खाड़ी देशों एवं ईरान के साथ बेहतर संबंधों को स्थापित करने के लिए जो रणनीति अपनाई है, उसी को लुक वेस्ट पॉलिसी कहते हैं। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों को रोजगार मिलने में अहम भूमिका अदा हुई है। लेकिन अभी लेटेस्ट 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया, गुजराल डॉक्ट्राइन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय गुजराल डॉक्ट्राइन। तो ध्यान रखना, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल ने भारत की विदेश नीति को मजबूत करने के लिए एवं भारत के उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव
आदि के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए जिस रणनीति को अपनाया उसे गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। इस डॉक्ट्रिन का मेन ऑब्जेक्ट था कि भारत अपने पड़ोसी देश के साथ विश्वास के साथ आदान प्रदान करें। कोई भी दक्षिण एशियाई देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। इस पॉलिसी को गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछे दोस्तों कि कृष्णा डॉक्ट्रिन क्या है? एसएम कृष्णा जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे एवं यूपीए 2 में भारत के विदेश मंत्री रहे, उन्होंने जो डॉक्ट्रिन पेश की, जो सिद्धांत पेश किया, उसे कृष्णा डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। इस डॉक्ट्रिन का मेन ऑब्जेक्ट था कि भारत प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करें, भारतीय मूल के लोगों के हितों का ध्यान रखें, ताकि प्रवासी भारतीय और भारतीय मूल के लोग अर्थात एनआरआई एवं पीआईओ के माध्यम से भारत अपनी इकोनॉमी को एक मजबूत दिशा दे सके। साथ ही साथ दोस्तों, वर्तमान में एक डिप्लोमेसी बहुत अधिक चर्चा में है और वो है ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं नीली अर्थव्यवस्था की नीति। जब एक देश अपने तटीय क्षेत्रों, बंदरगाहों एवं समुद्री क्षेत्रों के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ अपनी विदेश नीति को मजबूत करता है, तो इसे ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी कहते हैं। इस पॉइंट को हम पूरी तरह से अलग से पढ़ेंगे। इसका नाम होगा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, उसको हम अलग से देखेंगे। साथ ही साथ आपसे पूछे कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी से आप क्या समझते हैं? सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या है? परंपरागत तरीके से एक देश दूसरे देश के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए उसके आर्थिक एवं सैन्य रूप से मदद करता था, परंतु वर्तमान में एक देश दूसरे देश के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए उसकी आर्थिक और सैन्य मदद करने के बजाय जब उसकी आधारभूत संरचना को मजबूत करने में, जैसे उसके रेलवे नेटवर्क को, सड़क परियोजनाओं को, पेयजल सुविधाओं को, हॉस्पिटल सुविधाओं को मजबूत करने का प्रयास करता है, तो इसे हम सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के नाम से जानते हैं। एक लेटेस्ट दोस्तों ध्यान रखना, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समय एक डिप्लोमेसी लगातार, दो डिप्लोमेसी लगातार चर्चा में चल रही है। उसमें से एक है पैरा डिप्लोमेसी। क्या है पैरा डिप्लोमेसी? से आप क्या समझते हैं? तो यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, जब एक देश दूसरे देश की यात्रा करते हैं तो उस यात्रा के समय एक देश का प्रधानमंत्री अपने राज्यों के मुख्यमंत्री या राज्यपाल को भी दूसरे देश के राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल के समकक्ष वार्ता कराए, तो इस प्रकार की डिप्लोमेसी को पैरा डिप्लोमेसी कहते हैं। जैसे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रूस की यात्रा पे गए और रूस की यात्रा में वो साथ में कुछ भारतीय मुख्यमंत्रियों को ले गए। अब रूस के ऐसे राज्य जिनकी भौगोलिक या आर्थिक स्थिति भारत के राज्यों जैसी है, उनके समकक्ष उनकी डायरेक्ट वार्ता कराना, इस प्रकार की डिप्लोमेसी को पैरा डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है। लेकिन वर्तमान में मोदी सरकार की भारत के पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान आदि के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए जो नीति अपनाई है, उसे हम कहते हैं पहले पड़ोस की नीति, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। पहले पड़ोस की नीति क्या है? तो ध्यान रखना, ये वर्तमान मोदी सरकार की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है, जिसके अंतर्गत पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए संपर्कता को मजबूत किया जाएगा, कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये पॉलिसी जो है वो गुजराल डॉक्ट्रिन से लगभग मिलती जुलती है। एक दोस्तों आप और ध्यान रखना, नॉन अलाइनमेंट 2.0 क्या है?
गुटनिरपेक्षता 2.0 क्या है? तो ध्यान रखना दोस्तों, गुटनिरपेक्षता जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गुटनिरपेक्षता की नीति क्या थी? जब 1945 से 1990 के मध्य पूरी दुनिया दो शक्तियों के मध्य बटी हुई थी, जिसको हम टू पोलर वर्ल्ड कहते हैं, यूएसए और यूएसएसआर के मध्य बटी हुई थी, तो उस समय एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अनेक देशों ने किसी भी शक्ति का भाग बनने के बजाय, किसी भी शक्ति के खेमे में शामिल होने के बजाय जिस नीति को अपनाया उसे हम गुटनिरपेक्षता की नीति के नाम से जानते हैं। अर्थात भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, जिम्बाब्वे जैसे 9 स्वतंत्र देशों ने 1950 के दशक में पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों खेमों से दूरी बनाते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन किया। साथ ही साथ जिस खेमे से उनके राष्ट्रीय हित पूरे हो रहे थे, उन खेमों के साथ उन्होंने संबंध भी स्थापित किए। यहां गुटनिरपेक्षता का अर्थ पूरी तरह से पृथक होना नहीं है, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी गुट में शामिल ना होना, किसी भी गुट के साथ सैनिक संधि न करना, परंतु राष्ट्रीय हितों एवं आर्थिक हितों को ध्यान रखते हुए दोनों के साथ संबंध स्थापित करना। परंतु दोस्तों 1990 के दशक में सोवियत संघ का विघटन हो गया, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, और दुनिया में केवल एक सुपर पावर रह गया जिसे हम अमेरिका कहते हैं। परंतु 21वीं शताब्दी के इस बदलते परिवेश में आज दुनिया दो खेमों में लगभग दिखाई देने लगी है, जिसमें से एक शक्ति के रूप में फिर अमेरिका और पश्चिमी देश हैं, लेकिन एक एमर्जिंग पावर के रूप में चीन लगातार आगे बढ़ रहा है। तो इस क्रम में नॉन अलाइनमेंट 2.0 क्या है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, भारत को अपनी विदेश नीति को इस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए कि वह अमेरिका और चीन दोनों के साथ ही बेहतर संबंध स्थापित करते हुए दोनों के साथ अपने आर्थिक और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करें, परंतु किसी भी गुट में शामिल ना हो। इस पॉलिसी को नॉन अलाइनमेंट 2.0 का नाम दिया गया है। तो दोस्तों आज हमने भारतीय विदेश नीति को विभिन्न आयामों के साथ समझने का प्रयास किया। आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।